ओके, ठीक है। तो आप लोग हम लोग कर रहे थे अर्थ मूवमेंट। तो उसमें हम लोग कर रहे थे कि जो आंतरिक भाग में जितने भी हमारा आंतरिक भाग में जो भी हलचल होती है ना, ये बताया ना मैंने मेंटल में आपका हमारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो क्रस्ट था, ये बताया था मैंने, है ना। फिर मेंटल, तो ये चैप्टर आपका अभी नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रेजुएशन में था लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिस है इसलिए आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने किया था कि आंतरिक बल जो होता है, मतलब क्रस्ट तो हमारा ठोस है, ठीक है ना, लेकिन मेंटल जो है वो क्या हो रहा है, वो फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड होने की वजह से क्या हो रहा है, और फ्लूइड होने के साथ साथ क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये बताया था मैंने। और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अनस्टेबल है, मेंटल इज वेरी अनस्टेबल। उसकी वजह से इसमें बहुत सारे फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, क्योंकि हीट है तो हीट है, इसलिए फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो ये फोर्सेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्रस्ट पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट। उसी का जो हम इलेबोरेटिव मतलब बहुत विस्तार पूर्वक जब हम उसको पढ़ाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट, ठीक है। तो अर्थ मूवमेंट में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड चेंजेस होते हैं, शॉर्ट पीरियड चेंजेस होते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो लॉन्ग पीरियड चेंजेस होते हैं मतलब कि ऐसे चेंजेस जिसको होने में बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम का मतलब है कि करोड़ों साल लगते हैं, क्योंकि इट इज अर्थ बहुत बड़ा है, उसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है बहुत ज्यादा समय लग रहा है। और सडन मूवमेंट का मतलब होता है तुरंत, जैसे कि वॉल्केनो है, ठीक है, तुरंत इरप्ट हो गया, जैसे ही इरप्शन हुआ तुरंत वहाँ का लैंडफॉर्म चेंज हो गया। और जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक भूकंप है, उसमें भी जैसे ही भूकंप आया कहीं गड्ढा हो गया, या फिर अगर कहीं नया द्वीप बन गया, इस तरह से दीज आर द सडन मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, उसी में मैंने बताया था कि जो फोर्सेस अप्लाइड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बाहरी बल और आंतरिक बल, ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि आंतरिक बल, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बाहरी बल, ठीक है। तो उसके बाद बाहरी बल के बाद क्या होता है, अब इसमें है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी जो हमारे सिलेबस में है वो है हमें आंतरिक बल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं आपको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बता दे रही हूँ। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि बाहरी बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब बाह्य बल। तो ये हमें हमारा जो ये यूनिट है, मतलब बाहरी बल के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका दिया हुआ है कि किस तरह से लैंडफॉर्म्स यानी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है विभिन्न मतलब एटमॉस्फेयर। इसमें आपको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आपका इसमें आप देख लो, इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि बहिर्जात बल जो होते हैं, मतलब बाहरी बल जो होते हैं, वो वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। मतलब वायुमंडल से कैसे प्रभावित होते हैं, आपका जैसे कि एयर है, ठीक है ना, या विंड है, तो उससे प्रभावित हो गया लैंडफॉर्म। आपका वाटर है, वाटर बाहरी चीज है, वो भी एटमॉस्फेयर से प्रभावित, मान लीजिए रेन, बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो बारिश हो रही है, इस तरह से कुछ भी हो रहा है तो वो उससे प्रभावित है। तो जो भी चीजें हैं एटमॉस्फेयर, उससे वो प्रभावित हो रहा है, और इसको हम कहते हैं बाहरी बल। तो अभी हम हु इज टॉकिंग, जो भी है अपना म्यूट करिए आप लोग, नहीं तो आपको मैं आउट कर दूंगी। हु इज देयर, म्यूट करिए अपने आप को, डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। तो अभी हमको पढ़ना है, अभी जो मेन हमारा अभी
इस चैप्टर में जो हमें मेन चीज पढ़ना है वो है आंतरिक बल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आंतरिक बल जो है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि आंतरिक बल कैसा होता है। ठीक है, तो आपको अभी आपको वीडियो शेयर करूंगी मैं, तो उसमें ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, वो आप देख लेना उसमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो अभी मैंने देखा कि हमारे पृथ्वी को दो मेजर फोर्सेस प्रभावित करते हैं, आंतरिक और बाहरी बल। अब आंतरिक बल में क्या है, आंतरिक बल दो तरह से होते हैं, एक है डियास्ट्रोफिक फोर्सेस एंड दूसरा है सडन डियास्ट्रोफिक एंड कैस्ट्रोफिक फोर्सेस। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका आपका इसको हम हिंदी में बोलते हैं डियास्ट्रोफिक मूवमेंट। का मतलब होता है पटल विरूपणी बल। ठीक है, पटल विरूपणी बल, डियास्ट्रोफिक फोर्सेस, पटल विरूपणी बल, और आपका है सडन मूवमेंट्स यानी कि आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। ठीक है, तो जो आपका पटल विरूपणी बल होता है यानी कि डियास्ट्रोफिक फोर्सेस जो होता है, उस वो दो तरह के फोर्सेस उसमें अप्लाइड होते हैं। ठीक है, उनको मतलब आगे और हम डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट और ओरोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, एपिरोजेनिक मूवमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट मतलब महादेश जनक बल, और ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, ये हो गया। एपिरोजेनिक इज महादेश जनक बल और ओरोजेनिक का मतलब होता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेश जनक बल जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह के मूवमेंट होते हैं। मतलब जो लैंडफॉर्म है वो अप डाउन भी होगा और आगे पीछे भी होगा। तो एपिरोजेनेटिक वर्ड जो शब्द है वो एपिरोट एप्रोटोस वर्ड से बना है, एप्रोटोस वर्ड से बना है जिसका अर्थ है कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। ठीक है, एपिरोट्स शब्द से बना है जिसका अर्थ है महाद्वीप, और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पन्न होना या ओरिजिन होना। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स, मतलब कि इसमें भी और दो तरह के मूवमेंट होते हैं। तो एक होता है अपवर्ड मूवमेंट मतलब कि ऊपर नीचे, इसको हम कहते हैं, तो नहीं दिया हुआ है, अच्छा उत्थान होता है इसमें। इसमें क्या क्या होता है, उत्थान, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है उत्थान होना, और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है अवतलन या सबमर्जेंस, मतलब कि आपका अवतलन ही लिख लीजिए, इसमें अवतलन ही लिखा है हिंदी में, अवतलन होना। ठीक है, अवतलन अवतलन हो जाता है मतलब कि वो नीचे की ओर धंस जाता है। एक तो उत्थान होता है और एक अवतलन होता है। तो जैसे कि अगर आप हम महाद्वीपों को देखेंगे तो बहुत सारे महाद्वीप जो है, जैसे कि आप ओशंस को देखते हो या महाद्वीपों को देखते हो, जो महाद्वीप होते हैं वो ओशन से ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं, और जो महासागर हैं वो क्या है, नीचे की ओर धंसे हुए रहते हैं। तो इनका निर्माण इसी से हुआ है, मतलब महादेश जनक बल के कारण क्या हुआ है, जितने भी महाद्वीप हैं उनका उत्थान हो गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, इसलिए वो ऊपर की ओर उठ गए हैं, पानी के लेवल से वो ऊपर चले गए हैं।
जबकि जो ओशंस हैं, ओशन फ्लोर जो होते हैं, वो क्या होता है, सबमर्जेंस हो गया, वो नीचे धंसते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया से हमारा महाद्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, और जो दूसरा जो हमारा है दैट इज पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल। अच्छा, अपवर्ड मूवमेंट, अच्छा अपवर्ड मूवमेंट इसमें मैंने बताया है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसमें मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और डाउनवर्ड मूवमेंट भी मैंने बताया कि जो बिलो सी लेवल है, वही चीज मैंने यहाँ पर बताया, लिखा भी है। तो आप लोगों को जो भी अभी मैं दे रही हूँ ना, ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में मेरे को अभी हम नहीं टाइप कर पाए तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ उसको आप टैली करके देखना, उसको आप समझ जाओगे। ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, तो पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो ओरोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ओरोस का मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, ओरोस, ओरोस का मतलब होता है माउंटेन, और आपका जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न होना। ठीक है, उत्पन्न होना, जेनेसिस का मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी दो तरह के मूवमेंट होते हैं। अच्छा, इसमें होता है इसमें होता है संपीड़न, मतलब कंप्रेशन। इसमें होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है संपीड़न, सिकुड़ जाना, कंप्रेस हो जाना। ठीक है ना, और टेंशन, सॉरी कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन या टेंशन, कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन इज सिकुड़ जाना या संपीड़न। ठीक है ना, टेंशन का मतलब होता है फैल जाना, टेंशन का मतलब होता है फैल जाना, मतलब सिकुड़ना और फैलना होता है, दो चीजें, सिकुड़ना फैलना। तो एपिरोजेनिक मूवमेंट में क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड होता है ना, अभी बताया अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, उसमें अप होता है या डाउन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो ये अलग अलग मूवमेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एपिरोजेनिक मूवमेंट में किस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तो आप बोलोगे एपिरोजेनिक मूवमेंट यानी महादेश जनक बल में आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जबकि ओरोजेनिक मूवमेंट में आपका क्या होता है, टेंशन, सिकुड़ना और फैलना होता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसका इसका क्या रिजल्ट आएगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, इसका रिजल्ट होगा फोल्ड एंड फॉल्ट, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, फोल्डिंग का मतलब होता है मोड़। ठीक है, और फॉल्टिंग का मतलब होता है भ्रंश। ठीक है, फोल्डिंग का मतलब होता है आपका मोड़ होना, मोड़दार पर्वत बोलते हैं ना, मोड़ बनना, तो दैट इज मोड़दार, मोड़ होना मतलब मुड़ जाना, फोल्डिंग मतलब फोल्ड होना। तो यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो फोल्ड ही होगा, आप किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे तो फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और आप किसी को फैलाओगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, दैट इज फॉल्टिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं भ्रंश। ठीक है, तो जब भी क्रैक हो रहा है, क्रैक क्यों हो रहा है, क्योंकि फैल रहा है, मतलब जो भी आपका लैंडफॉर्म है वो फैल रहा है। और
कंप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिकुड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये फैलना और सिकुड़ना क्यों होता है, कैसे होता है, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे कि कंप्रेशन और टेंशन कैसे होता है अर्थ मूवमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पृथ्वी के ये आपका थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रही हूँ, उसके बाद लैंडफॉर्म्स आ जाता है आफ्टर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्रेशन और टेंशन होता कैसे है, हाउ इट्स हैपनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, तो मैं मिटा रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर आपका हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, हमारा ट्रस्ट है, जैसे हमारा ये हमारा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम क्रस्ट से बहुत अंदर चले जाएंगे मेंटल में, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब इतना टेम्परेचर में यहाँ तो क्रस्ट में सब कुछ सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, एवरीथिंग इज इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि अंदर आते आते क्या हुआ, टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो वो सॉलिड क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है, पिघल जाएगा एंड वो लिक्विड मतलब सेमी फ्लूइड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, एक तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, और क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। तो इतना सब कुछ होने से अंदर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि कोई भी चीज जब गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल चीज अगर गर्म हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है तो बॉईल हो जाता है, उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। गर्म पानी जो आप गर्म मतलब कंटिन्यूअस उसको गर्म कर रहे हो तो इट इज नॉट स्टेबल। तो ये भी कंटिन्यूअस गर्म हो रहा है, मेंटल भी कंटिन्यूअस गर्म हो रहा है, तो इट इज नॉट स्टेबल। तो अब क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो, मतलब कि जो भी अंदर का सामान है ना वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, बिकॉज इट इज बॉइलिंग अंदर में, ठीक है। तो अब ये सर्कुलेशन जब होता है तो क्या होता है कि सर्कुलेशन जब हो रहा है मतलब क्या असल में हो क्या रहा है, यहाँ जैसे हम कोर में आते हैं, व्हाट विल हैपन, कोर का टेम्परेचर और ज्यादा होगा मेंटल से, तो यहाँ पर ज्यादा गर्म होगा, है ना, मतलब मेंटल का जो निचला भाग है ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, और ये जो ऊपरी भाग है वो कम गर्म होगा। तो अब क्या होगा, ज्यादा गर्म हो गया तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। ऊपर की ओर मूव करेगा, क्योंकि जो भी चीजें, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा सुनिए, अभी ना मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है ना, आप अभी बाद में बात करो, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इट इज यहाँ का टेम्परेचर इज मोर, तो यहाँ का जो भी मटेरियल है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और जब भी कोई चीज गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है, लाइट वेट हो जाता है। कोई भी चीज, हवा गर्म होती है तो लाइट हो जाती है, वाटर गर्म होता है तो भी वो लाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट हो गया, जो भी यहाँ पर फ्लूइड था इट हैज बिकम लाइट। अब लाइट होने की वजह से क्या हो गया, ये ऊपर की ओर मूव करेगा बिकॉज लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी मटेरियल है उसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ से कम है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आप देखते हो बर्फ अगर है तो उसका वेट ज्यादा हो जाता है, ठंडी हवाएं हैं तो वो बहुत मतलब नीचे उड़ मतलब बहती हैं, बहुत ऊंचाई में नहीं, शीतलहरी जब आपका आता है तो ठंडी हवाएं जो है वो बहुत ही जमीन के बहुत नजदीक वो बहती है। तो व्हाट इज हैपनिंग, तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ जो भी मटेरियल है इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन से कम है, तो इसका वेट ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा,
विल कम डाउन, ठीक है। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा गर्म हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो यही सर्कुलेशन चलते रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ये सर्कुलेशन कंटिन्यूअस हमारे पृथ्वी के अंदर होते रहता है। इट इज नॉन स्टॉप फंक्शन, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो अब इससे क्रस्ट में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो अंदर में जो ये हलचल हो रही है, इससे क्रस्ट में जो प्रभाव पड़ेगा उसी को हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट, ठीक है। और इस तरह से जब हम अंदर में जब हलचल होती है तो हम उसे कहते हैं कन्वेंशनल करेंट्स, ठीक है। यानी संवहनीय धाराएं, ठीक है। कन्वेंशनल करंट्स बोलते हैं संवहनीय धाराएं, ओके। तो अब क्या है यहाँ पर संवहनीय धाराएं। अब ये संवहनीय धाराएं जो है ये क्या प्रभाव डाल रही है आपका क्रस्ट पे, ठीक है ना, क्रस्ट में क्या प्रभाव डाल रही है। तो अब ये हम देखेंगे कैसे प्रभाव डालती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी मटेरियल है वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपका फ्लूइड मटेरियल है ये अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जब अपवर्ड मूवमेंट होगी क्या होगा, ये फैल जाता है, तो क्या होगा, टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, टेंशन होगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रस्ट जो है यहाँ पर बीच से क्रैक हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो बीच में क्या हो गया, क्रैक। तो यहाँ क्या बनेगा, फॉल्ट ब्रांच, ठीक है। अभी बताया था ना, फॉल्टिंग होगा, ठीक है, फॉल्टिंग हो गया, समझ में आया ये चीज, है ना। ये एरो को देखिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है और अलग हो जा रहा है, तो फैल रहा है, ठीक है। फैलने से क्या हो रहा है, बीच में क्रैक आएगा, कोई भी चीज को आप खींचोगे तो फट जाएगा ना बीच से, यहाँ फट गया, फॉल्टिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से भी नीचे आ रहा है, इधर से भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन, सिकुड़ जाएगा ना, दोनों साइड से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और कम मतलब हमेशा नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, कंप्रेशन यानी फोल्डिंग, समझ में आया क्या। हाँ, तो आपका जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो डिपेंड करता है कन्वेंशनल करेंट्स पर, ठीक है ना। कन्वेंशनल करेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर जनरेट होते हैं, वो मेंटल में जनरेट होते हैं, और जहां पर अपवर्ड मूवमेंट होता है वहां पर दो प्लेट्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पर हो जाता है फॉल्टिंग, मतलब क्रैक, दरार पड़ जाती है उसमें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्टिंग। और जब एक साथ दोनों साइड से मतलब आपका जो भी फ्लूइड है दोनों साइड से आपका एक ही नीचे की ओर डायरेक्शन में आता है, दैट इज नोन एज कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, फोल्डिंग बन जाएगा। तो माउंटेन्स ऐसे ही बनते हैं, जितने भी आपके बोलते हैं ना कि मोड़दार पर्वत है ना, जैसे कि हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, इस तरह से हुआ, ठीक है। और भ्रंश या रिफ्ट वैली हम जब बोलते हैं तो उसका निर्माण ऐसे हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपका अर्थ में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अब आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरा क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, नहीं है अभी है टाइम, आप पूछ सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि फॉल्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, फोल्डिंग कितने प्रकार के, ठीक है।
तो अभी आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम थोड़ा स्पीड में गए हैं इसलिए।